यहाँ तक हो गया था ना कल। चल, सॉल्व करो सब लोग, और आंसर सब लोग बिना कहे बताया करो, ठीक है। फटाफट कमेंट कर दिया करो। हो गया। वासु बता रहे हैं बी होगा, 2 नंबर। और लोग जवाब दो। इसमें कहा जा रहा है कि शुभ, गोविंदा और रेशमा का औसत वजन जो है 65 केजी है। यदि शुभ और गोविंदा का औसत वजन 63 केजी होता है और गोविंदा और रेशमा का औसत वजन 20 केजी होता है, तो गोविंदा का वजन आपको बताना है कितना होगा। क्वेश्चन इससे बताए हैं ना भाई, तो क्वेश्चन बताया गया है। देखो, शुभ, गोविंदा प्लस रेशमा, इन तीनों का अगर हम योगफल निकालें, तो 3 व्यक्ति हैं जिनका एवरेज 65 है, तो हम क्या करते हैं, एवरेज में जितने लोग होते हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 व्यक्ति हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, कितना हो जाएगा, 19। शुभ और गोविंदा की बात करें तो शुभ प्लस गोविंदा का जो एवरेज है वो 63 केजी है। योगफल निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 126। 2 व्यक्ति हैं, 2 से गुणा कर दो। और गोविंदा प्लस रेशमा का निकालेंगे तो एवरेज 70 है। 2 व्यक्ति हैं, 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 104। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपके 3 व्यक्ति हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे शुभ, गोविंदा, रेशमा, तीनों बन जाएंगे। एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, कौन, गोविंदा, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। एक काम करो, जोड़, यानी टोटल इसमें 4 व्यक्ति हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6। 12 में से 4 गए, तो इसे जोड़ना है ना हमको भाई, यहाँ पे 4 2 कितने हो जाएंगे, 6। और एक एक, 2। ये हमारा इन चारों व्यक्तियों का आया है। ध्यान दो, शुभ, गोविंदा और रेशमा का योगफल कितना है, 195। अगर हम इसमें से क्या करें, 195 लेस कर दें, तो जो गोविंदा एक बार एक्स्ट्रा है वो बच जाएगा, ठीक है। तो 195 क्या करो, लेस कर दो। 6 में से 5 गए, 1। 16 में से 9 गए, 7। यहाँ पे 1 में से गए 0, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 2। क्लियर है, सबका क्लियर है भाई। हाँ, और दूसरा नियम भी बताए थे, उस दूसरे नियम से भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरे नियम से भी आपको बताया गया था। क्या बताए थे आप लोग को, इसका जो एवरेज है 65 है, इसका 63 है, इसका 70 है। हमने कहा था इससे तुलना कर लो। पहले वाले की बात करते हैं, तो 2 की कमी हो रही है ना भाई। कितने व्यक्तियों में, 2 व्यक्तियों में, 2 दूनी 4 कर दो। दूसरे वाले की बात करें तो इसमें 5 की वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है,
5 की, और वो एक व्यक्ति में 5 की, 2 व्यक्ति तो 5 दूनी है 10 हो जाता है आपका। और ध्यान दीजिए, एक तो माइनस का 4 है और एक आपका प्लस का 10 है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो फाइनली क्या आता है, प्लस का 6 आता है क्या। यानी एवरेज हमारा क्या होगा, ये एक व्यक्ति एक्स्ट्रा हो रहा है यानी वो 6 ज्यादा होगा। ये 6 ज्यादा इसलिए आ रहा है कि एक व्यक्ति क्या है, इसका है। तो यही 6 ले जाके एवरेज में जोड़ दीजिए, किसमें 65 में से। 65 में जब 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। जो कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय एस है तथा अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय टी है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, तब सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय क्या होगी, ये बताना है। संगीता बता रहे हैं सी होगा। बड़ा ही जी प्रश्न। सब लोग आंसर कमेंट किया करे भाई। सन्नो बता रहे हैं सी होगा। और किसी का आया। वासु बता रहे हैं सी होगा। 3 लोग आंसर दे चुके हैं सी सी। दीप जी आंसर दीजिए भाई, इसका क्या होगा। बहुत इजी प्रश्न है। शिव कुमार आप भी बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो इसमें कह रहा है कि जो कृषि श्रमिक है ना उनका औसत यस है, और अन्य श्रमिक जो है ना उनका औसत क्या है, औसत आय टी है। अब एक बार बताइए इसमें क्या बोला है कि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है। अगर आप कृषि श्रमिक निकालते हैं तो इनकी जो संख्या होगी वह अन्य वाले से कितना गुना होगी, 11 गुना होगी। अगर हम अन्य वाले की संख्या 1 मान ले, क्या कृषि श्रमिकों की संख्या 11 हो जाएगी क्या। तो कह रहा है कि कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय कितना है यस है। एक बार बताओ, अगर 11 व्यक्ति हैं मान लीजिए, रेशियो आ गया 11 व्यक्ति हैं और इनका एवरेज यस है, तो इसमें क्या करेंगे, एस से गुणा कर देंगे, इनकी टोटल आय आ जाएगी क्या, पूरे 11 व्यक्ति की। इसी प्रकार ध्यान दो, अन्य श्रमिकों की जो औसत वार्षिक आय है वो टी है, तो संख्या कितनी है इनकी, 1 है। तो 1 में क्या करेंगे, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी आज आ जाएगी वार्षिक आय। क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है आपको, प्लस करना है। टोटल इनकम आया हो जाएगी। ये बताइए टोटल है, एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, संख्या से भाग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, संख्या से भाग करना पड़ता है। तो 11 व्यक्ति यहाँ है, एक व्यक्ति यहाँ है, ये टोटल योगफल हो गया है। 11 एक 12 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। यहाँ पे एक चीज आपको गौर करने की जरूरत है। हमारा जो औसत आय दिया है ये वार्षिक है, ये वार्षिक है, लेकिन पूछा किसमें है, मासिक में। हमने जो ये कैलकुलेट किया है पूरा का पूरा वार्षिक में कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो हमको ध्यान दो, इसको मंथली बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा,
वर्ष को महीने में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 12 से गुणा। यहाँ पे तो पूरा का पूरा क्रॉस हो जा रहा है, कहीं मिस्टेक की है क्या भाई कुछ? कह रहा है कुछ श्रमिकों की औसत वार्षिक आय एस है, अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय टी है, ठीक है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, ठीक है। तब सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय रुपए में होगी। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या की 11 गुना है, ठीक है। 11 ऐसे हो गया, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम व्यक्तियों की बात करेंगे तो 11 कितना हो जाएगा, 12 व्यक्ति हो जाएंगे। 12 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। ये एवरेज आएगा किसमें, वार्षिक में, और हमको बदलना किसमें है, मंथ में। तो 12 से 12 क्या होगा, गुणा करेंगे। 12 महीने 12 24। हम्म। आंसर इसमें जो है, 1 मिनट बता रहे हैं कौन सा है। आंसर आएगा आपका जो है 520 है। ये आएगा आपका 3 नंबर, ये सी। कुछ आपको इसमें गलती तो नहीं दिख रही है भाई? क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन ये जानते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, मिस्टेक है। यहाँ पे जो मासिक लिखा है ना, इसका मासिक निकालेंगे तो आपका इतना ही आएगा, 11s+t ही आएगा, ठीक है। हाँ, ये ध्यान देना, इसमें जो मासिक आय लिखा है लास्ट में ना, ये नहीं होगा, यहाँ वार्षिक ही होगा। क्लियर है? इसको सुधार लीजिएगा, बुक में इसका जो सॉल्यूशन दिया है वो वही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मासिक आय निकाला है ये नहीं होगा, वार्षिक वार्षिक ही होगा, क्योंकि जो बुक में सॉल्यूशन दिया है वो वही आपका दिया है, ठीक है। वही है टोटल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर वार्षिक आप निकालोगे ना तो फिर ये इतना आ जाएगा, ध्यान देना। इसका जो रियल आंसर होगा ना मासिक आय का, वो होगा 11s+t। संगीता, आप लोग इस चीज को नहीं ध्यान दिए कि यहाँ पे मासिक लिखा हुआ है, आंसर ये वाला आएगा। हम्म। आप लोग जो आंसर दिए वो आंसर किसका है, वार्षिक का है। ये जो दिए हुए किसका है, वार्षिक का है। और जबकि हमसे किसका पूछा गया था, मासिक का पूछा गया था, तो मासिक का आंसर ये नहीं बल्कि ये आएगा, ठीक है। ऑप्शन, सभी ऑप्शन क्वेश्चन में क्या है, गलत दिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सभी ऑप्शन गलत थे उसमें, वो ऑप्शन बनाया गया था उसमें सारे ऑप्शन वार्षिक के हिसाब से दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। दो टाइप की संख्याएं हैं, एक्स एक्स का एवरेज वाई है, और वाई संख्याएं जो है ना उनका एक्स है। तो कह रहा सभी को मिला दिया जाए तो क्या होगा। सभी लोग आंसर बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। संगीता बता रहे हैं बी होगा, सन्नो बता रहे हैं बी होगा, और लोग बताओ भाई।
दीप भाई बताओ इसका आंसर, बहुत इजी प्रश्न है भाई। गोरेलाल जी भी बता रहे हैं कि बी होगा। शिव कुमार आंसर क्या होगा भाई, बताओ फट से। वासु बताओ। यहाँ दे ध्यान दो, आप लोग क्वेश्चन देख के हमको लगता है डर जाते हैं, क्या ये एक्स वाई क्या है, इसमें कुछ भी तो नहीं करना है भाई। ऐसे प्रश्न ध्यान देना, आप कोई ट्रिक व्रिक नहीं यूज कर सकते, जो आपका मेन मेथड होता है बेसिक ना, वही काम आएगा। यक्ष संख्याओं का औसत वाई, जरा मुझे बताओ, अगर यक्ष संख्याओं का औसत वाई है तो यक्ष और वाई का गुणा कर देंगे तो योगफल आ जाएगा क्या। भाई हमारे पास एक्स संख्याएं हैं और वाई उसका एवरेज है, दोनों का क्या करते हैं, गुणा करेंगे, एवरेज में जितनी संख्याएं होती है उतने से गुणा करते हैं तो योगफल आता है। फिर कह रहा है वाई संख्याओं का औसत एक्स है, तो वाई संख्याओं का औसत क्या एक्स है, तो हम क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी टोटल वाई संख्याएं हैं, एवरेज एक्स है, दोनों को गुणा करेंगे योगफल आ जाएगा। कुल योगफल निकालने के लिए क्या करें, दोनों को जोड़ दें। क्या किया जाता है एवरेज निकालने के लिए, कुल योगफल बटे कुल संख्या। तो पहले तो एक्स संख्या है, फिर कितनी है वाई संख्या, तो कुल संख्या क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक्स प्लस कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। टोटल संख्या क्या होगी, एक्स प्लस वाई। ये तो एक्स वाई होगा, कितना हो जाएगा, 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये होगा क्या। और ये फार्मूला होता है किस चीज का, आप लोग मालूम है। औसत चाल पढ़े हैं कि नहीं आप लोग, एवरेज स्पीड, उसी का फार्मूला होता है, लेकिन हमारी उसकी कोई जरूरत नहीं, हम लोग वैसे ही बेसिक से सब सीख लेंगे। ये औसत चाल का फार्मूला होता है, ठीक है। अगर दो चालें हैं, बराबर का डिस्टेंस तय करती हैं, ठीक है, वहां पे ये लगाया जाता है। यानी अलग अलग चाल से दो बराबर दूरियां तय की जाती हैं, तो उसके लिए औसत चाल निकाली जाती है ये, ठीक है। दीप जी ये समझ में आया आपको, जो ये सवाल बताया गया। शिव कुमार दीप दोनों लोग बताएं क्या उनको ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब अब आप लोग बताओगे, ठीक है, दो के दोनों लोग फट से बताओ। संगीता सन्नो दोनों लोग का बी भी आज गया जवाब। बताओ भाई, आप लोग भी बताओ। वासु का भी बी आ रहा है। सभी का आंसर बी बी आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर दो। कह रहा है कि यक्ष संख्याओं का औसत वाई है, वाई स्क्वायर है, एक काम करो ना, वाई स्क्वायर है तो गुणा करा दो, जितनी संख्या है एवरेज वाई स्क्वायर है, संख्याएं कितनी है यक्ष, यक्ष से गुणा करा दो, योगफल आ जाएगा। वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, एवरेज एक्स स्क्वायर है, टोटल संख्याएं कितनी है इसकी, वाई है, तो वाई से गुणा करा दो। पहले वाले पार्ट का योगफल दूसरे वाले पार्ट का योगफल, अगर अब हम क्या करें, दोनों को मिला दें तो कुल योगफल आ जाएगा। और औसत बराबर होता है कुल योगफल बटे कुल संख्या, तो कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, पहले वाले पार्ट में यक्ष संख्याएं हैं, दूसरे वाले पार्ट में वाई संख्याएं हैं, नीचे आपको क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, टोटल संख्याएं हो जाएंगी। अब आप एक चीज का ध्यान दो, ऊपर से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है,
कुछ कॉमन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, देखो वाई इसमें 2 बार है, एक्स 1 बार, एक्स 2 बार है, वाई एक्स वाई 1 बार कॉमन हो जाएगा। अगर हम यहाँ से एक्स वाई कॉमन लिए तो एक एक्स निकल गया और वाई की पावर 2 में से एक पावर निकल जाएगी तो एक पावर बच जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से एक्स की पावर 2 में से एक एक्स निकल जाएगा तो एक एक्स बच जाएगा और वाई निकल गया, तो अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई तो ऑलरेडी है ही। अब बताओ ये दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई तो बचेगा क्या आपका, एक्स वाई। क्लियर है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है भाई। सब लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। गोरेलाल बता रहे हैं बी होगा। सन्नो संगीता सब बी बी बता रहे हैं भाई। सबका जवाब बी आ रहा है। अच्छा आपने डी दिया, चलो कम से कम कुछ डिफरेंट तो दिए। और लोगों का आया। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये तो जवाब ही नहीं देते हैं। सिर्फ 3 लोगों ने जवाब दिया जिसमें से 2 लोगों का क्या है, गलत है। ठीक है, डी वाले की संभावना ज्यादा है। अब सॉल्व करने के बाद देखते हैं कौन सा सही होगा। एक बात बताइए, एक तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो बिना किसी नियम के, लेकिन बहुत लंबी वैल्यू आ जाएगी तो फिर क्या करोगे, तो पहले हम तो इस सॉल्व करते हैं। एक एक बार आया है तो कह देंगे एक, इसका योगफल यानी वैल्यू एक ही होगी। दो दो बार आया यानी दो का स्क्वायर दो दूनी चार होता है। तीन तीन बार आया, तीन तिरक नौ तिरक कितना हो जाएगा, ये काम करिएगा, जोड़ना है ना, दो दो चार, तीन तिरक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, अच्छी बात है। 5 पचम 25 हो जाएगा, अच्छी बात है। 6 छंग हो जाएगा 36, अच्छी बात है। फिर 7 सत्ता हो जाएगा 49, ये भी अच्छी बात है। इसके साथ जोड़ो कितना हो जाएगा, 50। लिख लो। इसके साथ इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा, 40। लिख लो। इसको इसके साथ जोड़ दो तो हो जाएगा कितना, 25, और ये 25 कितना हो जाएगा, 50। तो टोटल आ गया कितना, 140 योगफल आ जाएगा। संख्याएं कितनी है जरा मेरे को बताओ तो। देखो पहले में एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, फिर कितनी है, 7। ठीक है, अब टोटल जोड़ोगे क्या हो जाएगा, दो एक तीन, तीन तीन छह, छह चार 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 7 कितना हो जाता है, फिर से चेक कर लीजिए। दो एक तीन, तीन तीन छह, छह चार 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 कितना हो जाता है, 28 हो जाता है क्या। 14 का नाम 14, 14 में 28। चलो आपका यहाँ पे गलत हो गया, बाकी के 2 लोगों का जो बता रहे थे अब उनका सही हो रहा है। टोटल संख्याएं कितनी है,
28 है और आपने क्या किया होगा, 7 रख के सॉल्व किया होगा। हाँ जी, बोलेंगे गोरेलाल क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, उसे बता रहे हैं। आपकी मिस्टेक कहाँ की है कि आपने क्या किया कि 7 संख्या रख के सॉल्व किया, इसलिए आपका आंसर क्या आ गया? 20 आ गया। ठीक है, क्या आ गया? 20 आ गया। ठीक है, ध्यान देना, ऐसे आप सॉल्व कर लोगे। 1 का स्क्वायर, ठीक है भाई, 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर कितना लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 1 के स्क्वायर में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यहाँ पे 3 का क्या लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है, फिर 4 का पावर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, आपने सीधा स्क्वायर का फार्मूला लगाया था और यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि यह किसी के भी, ध्यान दो, ये किस पे बढ़ता जा रहा है, ना ही तो ये समांतर श्रेणी पे है और ना ही ये गुणोत्तर श्रेणी पे है। बात समझ में आई? भाई 1 है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का क्यूब, क्यूब नहीं है, सिर्फ स्क्वायर होगा। फिर अगर आप 4 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर आप 5 की पावर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, आपकी बात तो स्क्वायर नहीं है, है, सही है, इसमें है, 5 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर है, फिर कितना है, 7 का स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपने क्या किया, आपने देखा फंडा बना के कि ये स्क्वायर का बढ़ रहा है, तो आपने ये फार्मूला लगाया योगफल निकालने के लिए, यान n+1 2n+1 बाई क्या होता है 6, ये योगफल का होता है, तुरंत आपने n से भाग कर दिया, सही हो गया। और जबकि यहाँ पे क्या है, गलत, क्योंकि आपकी संख्या टोटल 7 नहीं है। भाई अगर हमसे ये कहता कि प्रथम 7 संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तब तो हम इसको लगाते। ठीक है, अब हम इसको नहीं लगा सकते, हम इसको उतने के लिए लगा सकते हैं, सिर्फ योगफल ज्ञात करने के लिए लगा सकते हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। यहाँ पे हम लोग रख के क्या कर सकते हैं, योगफल निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऐसे लिखा गया है, तो टोटल कहां तक का लिखा गया है, 7 के स्क्वायर तक का लिखा गया है, तो 7, ठीक है, यहाँ रखेंगे हम लोग 7, टोटल 7 तक है, 7 गुणते 7 एक 8, 7 नहीं है 14 एक 15 बटे कितना रखेंगे 6। यहाँ से ध्यान दीजिए, 3 दूनी 6 होता है और 3 पचे 15 होता है और 2 चौक कितना होता है 8, तो 4 पंचे 20 सत्ते 140 क्या हो गया, योग फल आ गया। अब हमारी ध्यान देना, संख्याएं टोटल कितनी लिखी हैं, ये गिनती की, अभी हमने जोड़ के बताया था 28 संख्याएं हैं। पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7, सबको जोड़ डालो, टोटल 28 आएगा, तो 28 से भाग करोगे तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है गोरेलाल जी। संगीता ने यही गलती की कि यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया, स्क्वायर का फार्मूला फट से इन्होंने एन लगा दिया, जबकि यहाँ पे एन सेम नहीं है। अगर हमसे ये बोलता कि प्रथम 7 संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तब तो लगा देते, ये आ जाता। ठीक है, लेकिन हमारी संख्याएं 7 नहीं, उसने दे के रख दिया, क्या 1 2 3 4 ऐसे करके अलग अलग बांट के दे दिया था, यानी टोटल संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 28 हो गई, 28 से भाग करनी पड़ेगी। दीप जी समझ में आया ये? अब देखिए, इससे इजी तो आपको वही लगा होगा जो पहले बता दिया गया, तो उसमें क्या बता दिया गया था, सिंपल सी बात है भाई, एक जो आया है वो एक बार है तो उसका योगफल 1 होगा, दो दो बार है तो 4 होगा, 3 3 बार है कितना हो जाएगा, 9 होगा, 4 4 बार है तो 16 हो जाएगा, 5 5 बार है तो 25 हो जाएगा, 7 7 बार के तो 49 हो जाएगा। आराम से उसको जोड़ सकते हैं, हमने जोड़ने का तरीका बताया कि यहाँ से ऐसे पकड़ो 50 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 16 9 25, एक कहीं से मिस्टेक लिख दिए क्या भाई, 16 9 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 25 50, एक आध संख्या छोड़ दिए हैं क्या भाई,
एक छोड़ दिए, 6 छंग 36 को छोड़ दिए हैं। इसको पकड़ो, 40 हो जाएगा। यानी एक तो 50 आया, फिर आपका 40 आया, फिर क्या आया 25 और ये 25, 50 आ जाएगा, योगफल फट से आ जाएगा आपका 140। टोटल संख्याएं कितनी 28, 28 से भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो, बहुत ही आसान प्रश्न है। दीप जी, पहले तरीका जो आपको बताए थे ना, उससे आप बढ़िया से समझ लो, ठीक है। जैसे अभी हमने भी बताया, एक एक बार आएगा, दो दो बार आएगा, तीन तीन बार आएगा। तो तीन अगर 3 बार लिखा है तो या तो तीन 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 लिख के जोड़ हो, या तो फिर 3 का 3 बार गुणा कर दो, तब दोनों बराबर होता है। भाई अगर कोई वैल्यू ऐसे 7 7 7 7 7 ऐसे लिखी है कितनी बार, 10 बार, या तो ऐसे 10 बार जोड़ो, और नहीं तो एक ही बार में 7 गुणते 10 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, योगफल 70 हो जाएगा। क्लियर है ना। इस तरीके से वहां पे हम सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। इसका जवाब दो सब लोग। जो जो एसएससी जीडी के लिए अप्लाई किए हैं वो हमको कमेंट करके बता देंगे कि हाँ हमने एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई किया है। और दरोगा वाले भी बता देंगे, यूपीएसआई। ठीक है। संगीता का जवाब आ चुका है, इसमें कह रहे हैं कि सी होगा। संगीता बता रहे हैं कि इसमें आंसर भाई सी होगा। अन्य सभी लोग भी बताएं इसका आंसर क्या होगा, जबकि बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई आप लोगों को। अगर इस तरीके के प्रश्नों में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी तो फिर बहुत गलत बात है। क्योंकि इन प्रकार के प्रश्नों में कुछ करना धरना होता नहीं। अभी और किसी ने आंसर नहीं दिया। सिर्फ संगीता का ही जवाब दिया। सन्नो आपको नहीं आ रहा है, गोरेलाल आप नहीं सॉल्व किए भाई इसको। हम्म, चालू करके बताओ भाई, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इतना समय दे दे रहे हैं आप लोगों को, फिर भी आप लोग नहीं बता रहे हो। 3 की पावर कितने लिखी है भैया, 30 लिखी हुई है। फिर कितना लिखा हुआ है, 3 की पावर 60 लिखा हुआ है। और फिर कह रहा है 3 की पावर 90। तो ये बताओ, संख्याएं अगर आप पूछे कितनी है तो आप लोग बता सकते हो। संख्याएं कितनी लिखी हुई है, तो संख्याएं 3 लिखी हुई है भाई। 3 का 30 बार गुणा करोगे तो एक संख्या बनेगी। ऐसा नहीं कि 30 संख्या बनेगी, नहीं, एक संख्या बनेगी। अगर हम आपसे कहेंगे 2 का पावर 5, तो आप कहोगे तो एक ही संख्या है ना भाई, 2 का पावर 5। 2 को 5 बार लिख के गुणा करना है आपको, यानी 5 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 32। यानी आप चाहे 32 कहो चाहे 2 की पावर 5 कहो, ये बराबर है, ठीक है। यानी 2 का पावर 5 एक संख्या है। इसी प्रकार ये सब एक एक संख्याएं हैं, तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएगी, 3। तो इनके योगफल में कितने से भाग कर दो, 3 से आप भाग कर दो। क्लियर है ना। जब आप 3 से भाग करोगे तो आपका औसत आ जाएगा। तो एक बार बताओ, सब में 3 का पावर लगा हुआ है, 30 है, 60 है, 90 है, उसमें से एक 3 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 3 का पावर कितना, 29। 3 का पावर 59, और 3 का पावर कितना हो जाएगा, 89।
और बटे कितना है आपका 3, कट जाएगा। आंसर कौन सा आएगा? थर्ड नंबर। समझ में आया गौरीलाल जी? बहुत ही आसान सा प्रश्न था भाई। तीन संख्याएं, तीनों को हमको क्या करना था? जोड़ के 3 से भाग करना था। ध्यान दो, सब में 3 की पावर लगी है तो हम एक पावर कॉमन कर लेंगे बस, क्योंकि हमें ये नीचे जो 3 है इसको कैंसिल कर देना है, ये कट जाएगा। तो एक 3 बाहर निकालेंगे, जो 3 की पावर 30 है वो 29 हो जाएगा। जो पावर 60 है वो 59 हो जाएगा। जो 90 हो कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा। तो कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? थर्ड नंबर। दीप जी समझ में आया क्या ये? दीप कुमार दीप, फटाफट बताओ भाई, समझ में आया? चलो बढ़िया है, आगे बढ़े। आ जाओ, इसको बताओ। जानते हैं इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड से जो ज्यादा ले लिया ना, तो समझ लो कि पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा है। दो लोगों ने आंसर दे दिया है। उन दोनों लोगों का कहना है कि बी सही होगा। बाकी लोग ही बताएं क्या होगा इसका आंसर। गोरेलाल जी भी बता रहे हैं बी होगा। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं करना है। जो लोग स्टार्टिंग से क्लास लिए थे उन सबको पता है। पहली क्लास में इसको बताया गया था, ध्यान दो। अगर 1 3 5 7 9 11 ऐसे लिखा जाएगा, कितना कहां तक लिखा जाएगा? 25 संख्याओं तक। यानी 25 संख्याओं का बताना है। लास्ट में 25 नहीं आएगा, ये ध्यान देना। टोटल 25 संख्या लिखोगे, ठीक है ना? और एक बात मुझे ये बता दो, दो तरीके से आपको बता रहे, दोनों को ध्यान देना। प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? प्रथम जैसे हम लिख दे n, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? औसत होता है n होता है। क्या होता है? n होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो इसका योगफल होता है ना, इसी का अगर औसत हटा के वहां लिख दें योग, तो जो इसका योग होता है वो होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। जितनी संख्याएं होती हैं उसी का स्क्वायर कर दो, सभी का योगफल आ जाता है। योगफल में फिर से जब आप n से भाग करोगे तो n की पावर 1 कट जाएगी, तो बचेगा सिर्फ n। तो कहा जा रहा है 1 से स्टार्ट करो और कितनी संख्या लिखो? 25 संख्या लिखो, तो औसत क्या होगा? तो डायरेक्ट आप कह दो भैया औसत तो 25 ही होगा, क्योंकि प्रारंभ से लिख रहे हो ना भाई। प्रथम से लिख रहे हो आप, प्रथम से कितनी संख्या लिख रहे हो? 25 से एवरेज भी क्या होगा? 25 ही होगा। जिसको ये चीज नहीं समझ में आई है वो ये ध्यान दें कि पहला नंबर क्या होगा? 1 होगा। और वैसे ही टोटल 25 संख्या लिखी गई, तो ध्यान दो, दो दो का डिफरेंट हो रहा है क्या? जो 25वां नंबर होगा वो कितना होगा? अब ये कहिएगा 25 दूनी 50, तो 50 हो जाएगा गलत, क्योंकि 50 होता है सम नंबर। तो उसके पहले कौन सा आता है? 49। ठीक है। बटे आप 2 कर दो। हम आपको बताया था कि जब समांतर श्रेणी में कोई सीरीज बनती है ना, तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर जोड़ के 2 से भाग किया जाता है, औसत आ जाता है। तो पहला जो होगा ना 1 होगा, और जो आखिरी होगा 49 होगा। 49 एक 50 का आधा करोगे 25 होगा। और एक दूसरी चीज ये याद रखो, अगर हम आपसे कहें 1 से लेके 50 तक टोटल 50 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं? 50। ध्यान देना, इसमें 25 क्या होती हैं? सम होती हैं। और 25 क्या होती हैं? विषम होती हैं। तो वही चीज तो बोला जा रहा है आपसे। अगर आप 25 विषम लिखोगे तो कहां तक पहुंचेगा? 1 से लेके
49 तक, क्योंकि 50 वाला तो सम होती है, उसकी सम में काउंटिंग की जाएगी, तो ये होगा 49। इस चीज को भी याद रखना, जहां तक की बात की जाती है ना, वहां तक में आधी सम होती है और आधी विषम होती है। क्लियर है ना? चलो, दोनों तरीके से लगा सकते हो, तो डायरेक्ट फंडा से, क्योंकि कह रहा है प्रथम 25 संख्याओं का औसत कितना होगा, वो आपको इतना लिख के बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। वो सिर्फ आपको इतना इंडिकेट कर रहा है कि जो हम 25 संख्याओं का औसत पूछ रहे हैं वो कहां से है, प्रारंभ से है। वो डायरेक्ट ऐसे लिख देता कि प्रथम 25 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो टिक कर देते 25, लेकिन उसने प्रथम की जगह पे एक शब्द लिखने की बजाय इतना बड़ा लिख डाला। ठीक है, चलो, इसका भी आंसर ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड, इससे ज्यादा का तो नहीं है प्रश्न। अभी तक किसी का नहीं आंसर आया, जबकि हमने कहा कि इसका आंसर सिर्फ 5 सेकंड लगेगा बस देने में, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। दीप जी, ये आपके लिए प्रश्न है बहुत बढ़िया, ऐसे प्रश्न का आप जवाब देते हो भाई, इसमें भी दे दो। हमने जब भी क्वेश्चन पूछा है तो आपने ऐसे प्रश्न का आंसर दिया है और सही आंसर बताया है आपने, तो इसका भी जवाब दीजिए, ये वही प्रश्न है। सन्नो वासु, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसमें? आप लोगों का आंसर अभी तक आया नहीं। भैया कह रहा है कि यदि 20 प्रेक्षण है, मान लो 20 संख्याएं हो, क्या है, x1 है, x2 है, x3 है, ऐसे कहां तक है, x20 तक का है। इनका जो एवरेज है कितना है, y है। अब ध्यान दो, कह रहा है कि इसमें भी 101 घटा दो, इसमें भी 101 घटा दो, इसमें भी 101 घटा दो, सब में तो 101 घट रहा है ना। तो ये आप लोग याद करो, क्या बताए थे कि जब सभी संख्याओं में से एक ही संख्या जुड़ती है, घटती है, या गुणा होता है या भाग होता है, जो भी प्रक्रिया किया जाता है वो प्रक्रिया हम किसके साथ कर देते हैं, औसत में। तो 101 घट रहा है तो एक काम करो, 101 क्या करो, y में घटा दो, y में घटा दो 101, आंसर हो जाएगा क्या, y माइनस 101। क्या दीप जी इस टाइप का प्रश्न आपने सॉल्व नहीं किया था? क्वेश्चन सब वही रहेगा, बस उसकी जो प्रक्रिया दिखाने का तरीका है ना, वो बदल दिया जाता है बस, आपके सामने कुछ और तरीके से पेश किया जाएगा। समझ में आया? सब में से 101 101 101 घटा रहा है, तो इसका मतलब औसत में भी क्या करें, हम 101 घटा देते हैं, तो औसत, हमारा पुराना औसत कितना था, y था, तो 101 क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर है? शिव कुमार समझ में आया है? शिव कुमार समझ में आया कि नहीं आया? चल, इसका बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सब फालतू के क्वेश्चन है और कुछ नहीं। एक आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं, और लोग भी आंसर दे भाई।
कह रहा है 9 के पहले 20 अपवर्तों का औसत ज्ञात कीजिए। एक होता है अपवर्त और एक होता है अपवर्तक, जिसमें एक को कहा जाता है एलसीएम और एक को क्या कहा जाता है? एचसीएफ कहा जाता है। ठीक है ना? तो अपवर्त का मतलब क्या होता है? गुणज। क्या होता है? गुणज। और जब गुणज कहा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? ये एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। और अपवर्तक जो होता है ना वो होता है गुणनखंड, और गुणनखंड में क्या होता है? एचसीएफ। क्लियर है ना? यहाँ से दो आपको दो जानकारी दी है कि अपवर्त जो होता है, अपवर्त का मतलब होता है गुणज, यानी 9 के प्रथम 20 गुणजों का औसत बोल रहा है। और गुणज का मतलब जैसे हम 2 3 4 का जब 2 3 4 का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम इसका क्या होता है? गुणज होता है। तो क्या आएगा? 12। 12 दूनी 24 20 का एलसीएम होगा। ठीक है, बढ़ते 36 20 का एलसीएम होगा। तो ये गुणज होते हैं। तो गुणज एलसीएम को बोला जाता है। और अपवर्तक जो होता है ना, अपवर्तक, जैसे हमने कहा 12 के अपवर्तक कौन है, तो आपको चेक करना है कि 12 किस किस से कटेगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और फिर 12 से कटेगा। तो ये सब इनके क्या होते हैं? अपवर्तक। तो ध्यान दो, ये इसके क्या है? गुणनखंड है। तो गुणनखंड होता है क्या? एचसीएफ। इस चीज का आप लोग ध्यान देना। ठीक है। 9 के पहले 20 अपवर्तों का औसत क्या होगा? तो भैया पहला तो 9 ही होगा। 9 का पहाड़ा लिखना है। पहला 9 होगा और कह रहा 20वां वाला क्या होगा? तो 9 9 का डिफरेंट आएगा। 20 9 या 180 होता है क्या? तो जोड़ दो। और आपको बताया ना कि जब भी कोई टेबल लिखा जाएगा ना, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ने के बाद क्या कर देना? 2 से भाग कर देना, औसत आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना रहता है। 189 में जब आप इसमें आधा करें, देखो इसका तो आधा हो जाएगा 90। भाई इसका आधा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और इसका आधा क्या हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। तो जोड़ दो, 90 4 94.5 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है सबका? दीप जी आप बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये समझ में आया आपको? जब भी आपके सामने अपवर्त, गुणज या क्या आ जाए, 9 के प्रथम 10 गुणजों का, इतने अपवर्तों का, ठीक है, तुरंत समझ जाना कि हमें पहला तो दिए रहता है जी, यानी ये पहाड़े की बात कर रहा है 9 के, यानी पहले तो 9 लिख दो। कह रहा है कि पहले 20, इसका मतलब 9 का पहाड़ा 20 बार पढ़ना है। तो 20वां वाला डायरेक्ट पढ़ दो। 20 बार पढ़ना है तो लास्ट वाला क्या होगा? 20वां होगा। तो 9 और 20 का गुणा करके लिख दो। तो पहली संख्या 9 होगी और अंतिम संख्या ये। बस जोड़ के आधा कर देना। जहां भी समांतर श्रेणी बनता है वहां पे फर्स्ट एंड लास्ट का जोड़ के आधा करोगे, एवरेज आ जाएगा। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। किसी कक्षा में सभी छात्रों की औसत लंबाई a है और इनमें से 10 छात्रों की औसत लंबाई 20 सेंटीमीटर और शेष छात्रों की जो औसत लंबाई वो c है। तो कह रहा है कक्षा में सभी छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि a बड़ा होगा c से और b बड़ा होगा c से। एक कंडीशन दे दिया है, a का मान c से बड़ा है और b का मान भी c से बड़ा है, यानी a b दोनों c से बड़े हैं। लेकिन a और b में कोई तुलना नहीं की गई है। a और b में कोई तुलना नहीं की गई है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? किसी कक्षा में सभी छात्रों की औसत लंबाई a है। एक काम करो ना, टोटल संख्या मान लो आप कितना, कुल संख्या मान लो, कुल छात्रों की संख्या मान लो कितना, x मान, कितना मान लो, x। तो योगफल हो जाएगा, टोटल योगफल कितना हो जाएगा जरा मेरे को बताओ तो। कहोगे जब टोटल संख्या x माने हो और औसत उसका a है तो a इंटू x कर दो। सही बात है ना भाई? इनमें से 10 छात्रों का औसत b है। तो
काम करो ना, 10 छात्र हैं और औसत बी है तो 10 इंटू बी कर देंगे, क्या इनका योगफल आ जाएगा क्या? अब जब टोटल संख्या x है और एक संख्या हमने 10 मान लिया है, तो क्या अगर हम टोटल में से 10 घटाएंगे तो दूसरे वाले की संख्या आ जाएगी क्या? और जिसका एवरेज क्या है, सी है, तो सी से मल्टीप्लाई करा दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई टोटल हमने वैल्यू माना क्या है, यक्स है। जो टोटल हमारे छात्र हैं, उन छात्रों की संख्या कितनी है, एक्स है। कितनी है, एक्स है। और उनका एवरेज ऑलरेडी ए दे के रखा है, तो हम ए और एक्स का गुणा करा देंगे तो उनका योगफल आ जाएगा, उनकी टोटल लंबाई का योग आ जाएगा। अब अलग अलग दिया है, अलग अलग में क्या करें, 10 छात्र की औसत लंबाई क्या है, बी। उन्हीं में से 10 छात्रों की बी है और जो शेष बचते हैं ना उनका सी है। तो अगर हम टोटल एक्स में से 10 घटाएंगे तो शेष आ जाएगा, उनका सी है, सी से गुणा कर दी। अब ये बताओ, इसको जोड़ेंगे तो क्या टोटल लंबाई आएगी क्या? ये टोटल लंबाई है और ये भी टोटल लंबाई है, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। एक्स ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10 बी है और प्लस सी से गुणा कराएंगे तो सी एक्स हो जाएगा और माइनस 10 सी होगा। क्या होगा, 10 सी होगा। तो ध्यान दो, एक्स वाले को इधर ले आओ, एक्स वाले को इधर ले आओ, क्यों? क्योंकि हमसे छात्रों की संख्या पूछ रहा है, यानी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। जब इसको इधर ले आओगे तो यह हो जाएगा ए एक्स माइनस क्या, टी एक्स। और इस वाले में से ध्यान दो, 10 बी और 10 सी बचेगा, तो 10 कॉमन ले लो तो बी माइनस सी भी दिखेगा क्या। एक तो अब आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से ध्यान दो, ये एक्स कॉमन लोगे ना, यहां से एक्स कॉमन लोगे तो ऊपर 10 बी माइनस सी आएगा, और ऐसा है कहां पे, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में। इसके आगे भी सॉल्व कर लो, एक्स यहां भी उसी प्रकार से कॉमन हो जाएगा। जब एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ए माइनस सी। ए माइनस सी को इधर लाओगे तो 10 बी माइनस सी में क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा कितने से, ए माइनस सी से। इसका राइट आंसर होगा 10 ब्रैकेट में बी माइनस सी अपान ए माइनस सी, ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आया सबको? किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया था। टोटल छात्र मान लो आपके यक्त हैं, ठीक है, योगफल हो जाएगा, उनकी लंबाइयों का योगफल हो जाएगा ए एक्स, क्योंकि औसत ए दे के रखा है। अब इसमें अलग अलग तोड़ दिया, कह रहा है कि 10 लड़के हैं जिनका एवरेज बी है, तो गुणा करा दो 10 बी से, तो 10 बी हो जाएगा योगफल। शेष का सी है, तो अगर एक्स में से 10 का बी था, अगर एक्स में से 10 निकाल दिए तो बचेगा क्या, एक्स माइनस 10। एवरेज सी है, सी से मल्टीप्लाई करा दो, जोड़ दोगे तो कुल योगफल के बराबर हो जाएगा। तो ये भी कुल योगफल है और ये भी कुल योगफल है, दोनों को कर दो बराबर, यहां से आ जाएगी आपकी एक्स की वैल्यू। क्लियर है? अब ध्यान देना, अब कहोगे कि इसको सर ट्रिक से बता दो, ऐसे क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं काम करती। आपको पता है ना कि अगर आपके 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में आपको 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन ही आप फटाफट कर सकते हो डायरेक्ट, कुछ नियम से। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, 20 क्वेश्चन की, जो आपको ऑलरेडी मेथड से ही करना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या है, पूरी तरीके से सत्य है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। और इसको कहो आप ट्रिक से सॉल्व कर लो, तो ट्रिक से क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ट्रिक से तो सॉल्व हो जाता, मैं बता देता, लेकिन अगर ये ए और बी का क्लियर कर दिया होता कि ए और बी एक दूसरे से कौन छोटा है और कौन बड़ा है, कैसे सॉल्व करते। टोटल का एवरेज देकर रखा था ए, और एक तरफ कह रहा था 10 वालों का, जो जिसकी संख्या 10 है उनका एवरेज बी है, और एक तरफ कह देते भाई सी है, तो क्रॉस डिफरेंट निकाल देते कि नहीं, मिश्रण का नियम। लेकिन इसने ये गलती कर दिया, इसको तो इसको घटा के लिख सकते हैं, लेकिन क्या इसको किसमें से घटेगा बता सकते हैं क्या? क्योंकि ए और बी का तो तुलना ही नहीं किया है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। अब इसमें तो पता है ए और संख्या लिखी लिखी होती है 2 4 5, तो हम बता देते छोटी है कि बड़ी है, लेकिन ए एक्स है तो क्या पता कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ए बी सी से तो बड़े हैं, लेकिन ए और बी में नहीं क्लियर भाई। जो ए है यह भी सी से बड़ा है, जो बी है यह भी सी से बड़ा है। बड़े तो दोनों है सी से, लेकिन क्या आप कंफर्म है क्या कि ए और बी में कौन छोटा है कौन बड़ा है? नहीं बड़ा है ना, नहीं बता सकते। तो यहाँ हम घटा के कैसे लिख सकते हैं? अगर घटा के लिख सकते होते तब तो आंसर आ जाता, लेकिन
घटा ही नहीं सकते, इसलिए इस ये नियम को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर दिया होता कि हाँ ए और बी की तुलना कर देता तब तो ये मिश्रण के नियम पे लगा देते। क्लियर है? आगे चलो। ये बहुत शानदार प्रश्न है जो अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं। इसका जवाब मैं जिस जिस को बोल रहा हूं वो सबसे पहले देगा। भूमि पर देंगे, दीप देंगे, शिव कुमार देंगे, ये तीनों व्यक्ति तो पहले आंसर देंगे। ठीक है, तीनों लोग इसका आंसर सबसे पहले देंगे। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। क्या होगा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का? फटाफट निकाल के बता दो भैया आप लोग, क्योंकि ऐसे प्रश्न को एग्जाम हॉल में खूब गलत करके आते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि हमने तो सही करके आया है। दीप बता रहे हैं कि बी होगा। चलो एक आंसर आ गया है दीप का। दीप का आंसर भाई बी है। अभी दो लोग और बचे हैं, शिव कुमार और भूमि, दोनों लोग आंसर दो इसका क्या होगा। बाकी लोग भी कमेंट कर दो, हम आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, बाकी लोग भी कमेंट कर दो इसका आंसर क्या होगा। शिव कुमार आंसर बताओ भाई। आया हो तो ठीक है, ना आया हो तो सीधा कमेंट कर दो कि नहीं आया। हम आपके आंसर के रूप में वही ऐड कर देंगे। अगर नहीं आ रहा है तो लिख दो नहीं आ रहा है, काम ही खत्म। आंसर आ गया है सबका, बाकी लोगों का? कमेंट करके बता दो भैया। वैसे तो विश्वास है आप लोगों के ऊपर, लेकिन कभी कभी जानते हैं आप लोग भी भरोसा तोड़ देते हो। टेस्ट हुआ कल हम उठा के देखे ना, जो जो साल किया, एक लोग तो -9 चले गए हैं। सोच लीजिए, 25 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है, 2 क्वेश्चन का आंसर सही किया है, 6 क्वेश्चन का तो जवाब ही नहीं दिए हैं, और 17 क्वेश्चन गलत किए हैं। बताओ कैसे हम कह दे कि ऐसे लोग सिलेक्शन ले लेंगे। अब पढ़ने के लिए कहेंगे तो पढ़ेंगे ही नहीं। अब फिर जो है जाएंगे बजरंग बली के मंदिर में। ठीक है, अब की बार 5 किलो लड्डू देंगे, पास करा दीजिएगा। तो का पेपर वो बजरंग बली देने जाएंगे? पेपर वो तो आप ही को देना पड़ेगा, क्यों भाई? हाँ, इतना इतना अन्याय थोड़ी ना करेंगे कि 5 किलो पे बिक जाएंगे वो। क्यों भाई? वो तो जो मेहनत करते हैं उनके साथ रहते हैं, और ना मेहनत करने वाले भाई अगर 5 किलो पे बिकने लगे तो सामने वाला 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो लेके चला जाएगा, कहेगा हम तुमसे कम है का? तो भैया बिना पढ़े नहीं आता। ठीक है, टेस्ट हम इसीलिए डेली लगा रहे हैं कि आप लोग उसको दिया करो। बुक के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पढ़ने से आप लोग को मैथ का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना हमेशा। बुक का क्वेश्चन पढ़ के जाओगे, बुक के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं, तो समस्या खड़ी हो सकती है आप लोगों की। तो सबसे पहला नंबर शिव कुमार और भूमि दोनों लोग कमेंट करके ये बता दो आप, पहली अभाज्य संख्या हम क्या लिखें, हमको नहीं आ रहा, हमको कुछ हो भी नहीं करता, इसीलिए हम आप लोगों से बार बार पूछ रहे हैं। पहली संख्या बताओ अभाज्य कौन सी होती है? एक लोग तो आंसर दे दिए भाई। भूमि आप भी बता दो भैया क्या होगा इसका, प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगी? आप लोग आंसर दिया करो, चाहे सही हो चाहे गलत। आप लोग अगर डॉक्टर के पास जाओगे, जब तक बीमारी नहीं बताओगे, अंतर्यामी नहीं है कि दवाई दे देगा आपको। ठीक है, और इतने समय बताओगे तो कोरोना पॉजिटिव घोषित कर देगा, कुछ तो नहीं बताओगे, कहेगा कोरोना हुआ है। ठीक है, तो आंसर बता दिया करो फटाफट।
शिव कुमार ने बताया 2, सही है, ठीक है। भूमि तो बताए नहीं। इसका जो प्रथम नंबर क्या होता है, अभाज्य 2 है। अभाज्य क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो एक को छोड़ दिया जाए, एक को छोड़ के बात किया जाए, तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से कटते हैं और किसी और से नहीं कटते, यानी खुद से ही कटेंगी बस, तो ऐसी संख्या कौन होती है, 2 होती है। 1 क्यों नहीं होता, क्योंकि 1 सभी का जो है गुणनखंड होता है, ठीक है। सब सभी संख्याएं एक से कट जाती हैं। 2 से लिखना स्टार्ट करेंगे और 10 संख्या लिखेंगे, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 13 आता है, 14, 15, 16, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। भावा क्या तो ये 10 थी, 3, 3, 3, 6, 2, 8, अभी 2 और बाकी, ठीक है। 19, 20, 21, 22, 23 होता है, 24, 25, 26, 27, 28, 29 होता है। सही लिखे हैं भैया, गलत तो कहीं नहीं लिख दिए। इतनी संख्याएं होती है, संख्या आपको सब क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ के आपको 10 से भाग करना है तो आंसर आएगा। इस चीज का ध्यान देना। अभाज्य संख्याओं की कोई ट्रिक नहीं होती, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में कोई क्रम नहीं होता। यहाँ देखो तुरंत तुरंत बाद आ गया, फिर देखो कहीं एक संख्या छोड़ के आया होगा, कहीं 2 संख्या, कहीं 3 संख्या, तो कहीं 5 संख्या, तो उसका कोई क्रम नहीं होता, आपको लिखना ही पड़ेगा। 3, 2, 5, 5, 10 हो गया, ये हो गया, ठीक है। 13, 7 कितना हो गया, 20 हो गया, अच्छी बात है। 11 और 19 कितना हो गया, तो कहोगे 30 हो गया, अच्छी बात है, ठीक है। 13, 13, 7 ले लिए ना भाई। चलो एक काम करते हैं, 17 और 23 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा क्या, 17 को जोड़े नहीं थे ना, 40 हो जाएगा। अब क्या बचा है, 29 बच गया, तो 40, 30, 70, 70, 30 100 हो जाएगा। 100 जोड़ेंगे तो 129 आएगा, और 129 में 10 से भाग कर देंगे तो 12.9 आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर थर्ड बताया उनका क्या है, सही, उनका क्या है, सही है। क्लियर है भाई, अगर इतना ना जोड़ना तब भी काम चल जाएगा, लेकिन उतना आपको समझने की जरूरत है। 3, 2, 5, 5, 10, 17, 17, अब 17 का 7 ले लो, 7 एक 8, 8 3 11, एक ले लो, फिर 8 एक कितना लिए थे भाई यहाँ पे, 8 3 11, एक आया था ना, 7 एक 8 हो जाएगा, 8 9 8 17, 17 में फिर 7 लो बस, 7 3 10, 0 हो जाएगा, फिर कितना आएगा, 9। एक बात बताओ भाई साहब, अगर लास्ट का 9 आएगा तो क्या 10 से कट जाएगा क्या कोनो कीमत पे, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब है कि इसके पहले पॉइंट लगेगा। यही चीजें होती है जो आप लोग अगर समझोगे ना तो क्वेश्चन को आसान बना देगी, और नहीं तो जोड़ो, जैसे हम बताए हैं जोड़ लो। या तो आप 3 2 5 5 5 10 10 10 17 17 11 28 ऐसे जोड़ते जाओ, नहीं तो जो जोड़ने का तरीका बताएं कि किसी संख्या को पकड़ो जो फटाफट जुड़ जाए वो से लगाओ, और नहीं तो डायरेक्ट आप इकाई अंक ज्ञात करो, 3 2 5 5 5 10 10 की 0, 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में से 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 3 11, अब 1 ले लो, फिर 7 1 8 होगा, 9 8 17, 17 के 7 ले लो, 7 3 10, 0 बचेगा, 0 में 9 जोड़ोगे तो 9 आएगा, और 9 10 से कटवे नहीं करता, क्योंकि जो योग फल आएगा ना, हम उसमें क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो हमें आगे का डिजिट तो पता ही नहीं है, तो हम 10 से भाग करेंगे तो 10 से तभी तब कटता जब लास्ट में 0 होता तब ना भाई। यानी आप क्या करोगे, एक अंक बाद, यानी एक अंक पहले इसके लगा दोगे, पॉइंट 9 के पहले लगा दोगे पॉइंट, तो आएगा, तो एक ही ऑप्शन लिखा हुआ है बस, बाकी सब क्या है गलत। चलो, ये भी बहुत शानदार का प्रश्न है, कुछ तो करना धरना नहीं, लेकिन थोड़ा सा सोचने की जरूरत है बस, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके एक नहीं कई आंसर हो सकते हैं, और आपको सारे आंसर बताएंगे इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। तो आप लोग पहले कमेंट करके बता दो कि आप लोग क्या दे रहे हो इसका आंसर। होमी जी भैया, आंसर बताने में मत टेंशन लिया करो, चाहे सही हो चाहे गलत, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं, सही हो तो भी अच्छी बात है, गलत है तो भी अच्छी बात है। गलत बताओगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आपको चीज नहीं समझ में आई, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक जवाब आ चुका है, डी। पता नहीं क्या सोच विचार के लोग डी बता रहे हैं। गोरे लाल अब भी बता रहे हैं।
इतना शानदार क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में ये सब में, रेलवे में ये सब जो मैथ आती है ना, जानते इजी आती है, कहीं दो चार क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा बहुत देखने लायक, नहीं सब बड़े आराम से आते हैं, ठीक है, बहुत इजी आती है मैथ। जो आपको ये सब पढ़ा रहे हैं, ये संभावनाएं कम रहती हैं एसएससी जीडी उडी में, ठीक है। तो थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन होता बड़ा इजी है, सिर्फ समझने की जरूरत है। जो बच्चा बेसिक पढ़ा है ना, उसको बड़ा आराम से समझ में आता है। सिर्फ यहाँ पे दो लोग आंसर दिए, बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई, बाकी लोग नहीं दोगे क्या आंसर? चलो हम ही बताते हैं, आप लोग तो जवाब देते ही नहीं हो। 5 क्रमिक विषम संख्या, भैया ये क्रम से लिखी है, ध्यान देना, 5 क्रमिक विषम संख्याएं, ए बी सी डी और ई। चलो एक बात बताओ, अगर हम कह देते कि 1 3 5 7 9, 5 क्रमिक विषम संख्याएं, तो एवरेज क्या होगा? 5 होगा क्या? यानी जब विषम संख्याओं की संख्या विषम होती है और संख्याएं एक क्रम पे लिखी जाती हैं, तो जब जो सबसे बीच में लिखी होती है वही क्या होता है? औसत। औसत का मतलब क्या होता है? या तो बराबर बराबर में बांट दो, या फिर कह दो बीचों बीच की संख्या। क्यों भाई, यही होता है ना, बराबर बराबर बांट दो, या कह दो ठीक ठीक बीच की जो संख्या होती है। भाई योग फल में जब भाग करते हैं टोटल संख्या से, जो ठीक मिडिल में आता है ना, वो नंबर एक आता है, या तो सारे नंबर बराबर बराबर आते हैं, वो आता है। दो ही चीज आती है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का एक आंसर क्या होगा? जो ठीक बीचों बीच में आया, ठीक बीचों बीच में कौन आ गया है? सी। एक आंसर आएगा सी। दूसरा आंसर ध्यान दो भैया, दूसरा आंसर क्या हो सकता है? बहुत आंसर निकाले जा सकते हैं। एक बात बताओ, अगर 1 3 5 7 ऐसे विषम संख्या लिखा हुआ है, 9, तो पहला निकालने के लिए, दूसरा निकालने के लिए पहले में 2 जोड़ दें क्या? तीसरा निकालने के लिए पहले में 4 जोड़ दें क्या? इसी प्रकार, इस प्रकार इसका आंसर एक तो ये हो जाएगा कि ए में कितना जोड़ दें? 4। और संगीता ने सही जवाब दिया है ऑप्शन नंबर 4। एक तो ये हो जाएगा। यही चीज तो उल्टा भी लगा सकते हो ना भाई, इधर से भी तो कह सकते हो कि ई में कितना जोड़ दें। ई में जुड़ेगा नहीं, बल्कि क्या होगा? घटेगा। भाई अगर ये 5 निकालना है, तो 9 में से 4 जोड़ोगे नहीं, बल्कि 9 में से 4 क्या करोगे? घटाओगे। एक आंसर ये भी हो जाएगा क्या? E-4, ई में से 4 घटा दोगे। इधर से भी कर सकते हो, इधर डी में से 2 घटा दो तब भी आ जाएगा, बी में 2 जोड़ दो तब भी आ जाएगा। तो बहुत आंसर है, कितना आंसर निकालोगे? तो आप ऐसे समझते रहना, इस तरीके के आंसर वहां आपसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये इतने आंसर, इस क्वेश्चन के इतने आंसर आएंगे, ये वाला तो कतई नहीं हो सकता। ये तो गुणा करके 5 से भाग किया है, जोड़ के भाग किया होता तो तब भी अच्छी बात थी, लेकिन जोड़ के भाग किया ही नहीं है। एक आंसर ये भी आएगा भाई, सबको क्या करो, जोड़ दो। ए बी सी डी ई बटे कितना, 5 संख्या 5 से भाग कर दो, ये भी आएगा। ऑप्शन में दिए ही नहीं, ठीक है। ध्यान दो, बहुत इसके आंसर आ जाएंगे, ये सभी सभी इसके आंसर हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्लियर है? आगे चलते हैं। 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या है? मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं लगता इसमें समय। क्यों भाई, इससे ज्यादा लगेगा क्या? 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगे। बार बार कहते हैं कि जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है वो बोल दिया करो, हम आपको फिर से रिपीट करके समझाएंगे, ठीक है। और आप लोग आंसर देने का प्रयास किया करो, देखो आपको सारी चीजें आने लगेगी, आप भी फटाफट सोचने लगोगे। भाई जो टीचर आज पढ़ा रहा है, कोई भी A to Z, वो भी कल आपकी तरह स्टूडेंट भी था, कुछ और थोड़ी ना था कि नहीं वो सीख के आया था पहले से ही। वो भी स्टूडेंट था, उसने भी पढ़ा, उसको आने लगा, आज वो आपको पढ़ा रहा है। आप भी पढ़ो, आपको भी आने लगेगा, आप भी पढ़ाओ। पढ़ो तो सही पहले। हम्म।
2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा? तो एक बार बताओ, कह रहा है 2 और 22 के बीच में, जिसका मतलब है पहला नंबर तो 2 और 22 नहीं लेना, इस चीज को ध्यान देना, चाहे विषम हो चाहे सम, इसको तो लेना ही नहीं है। इसके जो बीच में, तो एक बार बताओ 2 के बाद जो पहली विषम संख्या आती है 3 आती है क्या? और 22 के पहले जो आती है और 21 आती है क्या? तो भैया फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भागी तो करना था। 24 का आधा कितना होता है? 12 होता है क्या? भाई विषम संख्याएं कर्मगत होती है ना, और कर्मगत कहीं भी बना, किसी भी चीज में कर्मगत बना, वो चाहे सम होगा चाहे विषम होगा चाहे प्राकृतिक हो या चाहे गुणज का होगा, तो सीधा आपको फर्स्ट एंड लास्ट जोड़ के आधा ही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो 2 और 22 के बीच में पूर्णांकों का औसत क्या होगा? अच्छा सभी पूर्णांकों का पूछ रहा है ना भाई, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। आप फर्स्ट आपका तो क्या होगा 3 होगा, लास्ट क्या होगा आपका 21 होगा, जोड़ के क्या करोगे भाग कर दोगे, तो आंसर क्या आएगा? और नहीं तो लिख लें, जिन लोगों को डाउट है वो लिख लें। 3 होगा, 7 हो, 5 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा, और क्या होगा भाई 21 होगा। जोड़ डालो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। कितना आएगा? 40 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा क्या भाई? इन दोनों को जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा, और यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। ये जोड़ने का तरीका है बढ़िया सा, ठीक है। और 7 3 कितना होता है? 10 होता है। अब 15 5 कितना होता है? 20 होता है। अब आराम से जोड़ लो, देखो 40 30 70 70 20 90 10 100, और 100 में कितने जोड़ दोगे और 20 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 120। और टोटल कई संख्या बनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बनी है, 10 से भाग कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 12। अब आपको अगर ये वाला पसंद है तो भाई ये वाला लगा लेना, और ये वाला पसंद है तो ये वाला लगाना, आपको जो पसंद हो वही लगाना, ठीक है। दोनों में से जो पसंद हो वो लगा लेना, चाहे सभी संख्या को लिख के जोड़ के 10 से भाग कर देना, या तो पहली और आखिरी लिख के दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना। दोनों तरीका सही है। आगे चलते हैं, इसका बता दो भाई। सेम वही प्रश्न, कोई दूसरा नहीं है। 5 से विभाज्य बोल दिया है, बस इतना कह रहा 5 से कटनी चाहिए। 6 और 50 के बीच में। एक आंसर आ चुका है। शिव कुमार का भी आ गया, सन्नो का भी आ गया, बहुत अच्छी बात। चलो कम से कम शिव कुमार ने इसका आंसर तो दिया। दीप आप भी बता दो भाई, कुछ करना धरना है नहीं। गोरेलाल भी बता रहे हैं भाई आंसर इसका। भाई वहां विषम बोला था तो हमने विषम लिख लिया, और यहाँ क्या कह रहा है 5 से कटनी चाहिए, तो एक बार बताओ 6 और 50 को छोड़ देना, क्योंकि कह रहा है कि बीच में। नहीं तो गलत ले लोगे, क्योंकि 50 भी 5 से कटता है, इस चीज का ध्यान देना। छोड़ देना है, क्योंकि इन दोनों को छोड़ के बात करना करा, इन दोनों के बीच में, तो 6 और 50 छोड़ देना। 6 के बाद जो पहली संख्या 5 से कटेगी वो कौन होती है? 10। और 50 के पहले कौन होती है? 45। आपको दोनों के योगफल में भाग करना है, तो 45 और 10 का योगफल होता है कितना भाई? 55 होता है का? अब 55 शायद ही पहला वाला ऑप्शन सही होगा का? हो गया काम खत्म, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। भाई विषम बोला था हमने, विषम लिख लिया, कह रहा है यहाँ 5 से कटनी चाहिए। 5 से 6 के बाद तो 10 कटेगी, और 50 से पहले 45 कटेगा। 50 गलती से मत लेना, नहीं तो बहुत लोग टपका के चले जाएंगे, कहेंगे 10 और 50 जोड़ लो और 2 से भाग कर लो। भैया कह रहा है बीच में, तो यानी बीच का मतलब इसको 50 को और 6 को छोड़ देना, अब इसके बीच में जो आएगी वो लेना है आपको।
तक और बीच में हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग, नहीं तो परेशान हो जाओगे। तक का मतलब है पूरा लिया जाएगा और बीच का मतलब है फर्स्ट और लास्ट छोड़ दिया जाता है। फर्स्ट और लास्ट क्या होता है? छोड़ दिया जाता है। क्या होगा भाई इसका आंसर? ये आपका आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग कमेंट करके ये बता देना कि अर्थमेटिक में जो चैप्टर शेष रह गए हैं उसमें कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहोगे, आप लोगों के हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो आपका एडवांस मैथ है ना, एडवांस मैथ में आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम आपको सीरियल से आपको क्रम से हम खुद पढ़ाएंगे, ठीक है। एलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्यामिति है, ठीक है। वो हम आपको बिना कहे सुने ही हम आपको सीरियल से पढ़ा देंगे। इसमें आप लोग इसके बाद बताइएगा कि कौन कौन सा आपका समाप्त हो गया है। एक आपका अनुपात समाप्त हो गया, ध्यान देना, अनुपात समानुपात। एक आपका मिश्रण समाप्त हो गया है। ये जो संबंधी क्वेश्चन समाप्त हो गए ना भाई। मिश्रण समाप्त कर दिए थे और क्या समाप्त किए थे भाई इसमें? काम और समय भी समाप्त कर दिए ना हम लोग। काम और समय भी समाप्त कर दिए थे, 5 टंकी, और क्या खत्म किए थे इसमें? ये तो चल ही रहा है, औसत। हमें लगता है कि चौथा चैप्टर चल ही रहा है। एक तो अनुपात समानुपात था, एक मिश्रण था, एक काम और समय था, और एक ये क्या चल रहा है आपका? औसत। हमको लगता है शायद यही 4 चैप्टर हुए हैं बस, क्यों जी? एक काम करते हैं, आप लोग बता दो क्या बता दिया जाए इसमें। जो चैप्टर आप लोग बोलोगे ये 4 पढ़ लिए, इन चारों के बाद जो बोल दोगे कमेंट करके बता देना, वो चैप्टर कल से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये बहुत शानदार का प्रश्न है, बहुत ही शानदार। देखो अभी हम लोग कितना आराम से सॉल्व करेंगे, लेकिन चीज वही है कि बस समझ में आनी चाहिए। आप लोग भी सोचा करो वहां तक का। सॉल्व करें, क्या करना आ रहा हो भाई तो। गोरेलाल जी सॉल्व किया जाए क्या? पन्नो आ जाएगा भाई इसका आंसर। अब देखो बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत तो समय लगेगा ही लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं लगेगा। तन्नो ने आंसर भी दिया है, ठीक है। और तन्नो आपकी जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि आपका आंसर जो सही दिए हो ए, वो सही नहीं बल्कि गलत है। ध्यान देना, वो सही नहीं है, वो गलत है। कोशिश की आपने, बहुत अच्छा, ठीक है। बाकी लोग बताएं क्या होगा इसका आंसर। शिव कुमार के लिए, दीप के लिए तो थोड़ा सा डेंजरस क्वेश्चन पड़ेगा, ठीक है, खतरनाक। संगीता बता रहे हैं डी। आपको बता दो संगीता, आपके लिए भी आंसर क्या है? गलत है। तो ये ऑप्शन बचा है, एक तो बी बचा है और एक सी बचा है। और जो लोग तुक्का मारना चाहते हैं ना, अपना लक आजमाना चाहते हैं, वो आजमा लें। सिर्फ दो ही ऑप्शन बचा है, एक तो 2 नंबर है, एक 3 नंबर। चेक कर लो किसका लक सही काम करता है, किसका लक गलत काम करता है। ए और डी गलत है। जो जो ए और डी बता रहे होंगे उनका गलत है अनुमान। अब बी और सी में तुक्का लगा लो, किसका लक काम करता है सही, ठीक है। गोरेलाल जी लगा रहे तुक्का सी, और लोग लगा लो भैया, फटाफट आजमा लो अपना अपना भाग्य, ठीक है। जो लोग भाग्य के सहारे रहते हैं आजमा लो फटाफट, कि 2 में से एक और सही है और एक ही गलत है। ये फर्स्ट वाला
और लास्ट वाला हम बता रहे हैं कि गलत है, जिन लोगों ने इसका आंसर दिया था वो गलत है। अब दो ही ऑप्शन बचा है, दो ऑप्शन में एक सही है और एक गलत है। हाँ, ऐसे कोई नहीं बताएगा। अभी हम एक दो टोकरी रख देते, दोनों टोकरी के नीचे एक एक लाख रुपया रख देते, कह देते काम को टोकरिया उठा लो। और हम कह रहे हैं ना, गिर गिर पड़ते सब उस पे। भाई दो में से एक खबरे में तो अब ही करेगा ना, कहते जल्दी चलो ना तो फूट जाएगा। ध्यान दो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग फटाफट, अच्छे से समझना। ए, बी और सी का भार कितना है? 84 केजी है क्या भाई? 84 केजी है, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है कि डी के सम्मिलित होने पर इन चारों का औसत भार 80 हो जाता है। भैया इसमें एक आदमी है, उसको शामिल कर लो जरा तो। ए, बी प्लस सी, और एक आदमी कौन शामिल हो जाता है? डी। कौन शामिल हो जाता है? डी। तो एवरेज कितना हो जाता है? 80 हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, जब एक आदमी के शामिल होने से 80 हो जाता है, तो क्या यहाँ से डी का भार बता सकते हो क्या, जो शामिल हुआ है? आराम से बता सकते हो। कितना घट गया है? 4 घट गया है। तो कितना घट गया है? 4। और एक में 4 घटा है, तो 4 व्यक्ति है ना भाई, तो चारों में घटेगा ना, तो कितना घट जाएगा? 16 घट जाएगा। अगर 16 घट जाएगा, जरा मेरे को बताओ, अगर 84 में 16 घटाएंगे तो क्या 65 आता है का? 65 करे 68 आएगा। कितना आया था? 68 आएगा। क्या डी वाले का भार 68 केजी हो जाएगा? क्या आपको बताया नहीं है ये तरीका? तो डी वाले का भार आ जाएगा कितना? 68 केजी। आगे पढ़ो जरा, आगे क्या कह रहा है? आगे आपसे कह रहा है कि यदि ई जिसका भार डी के भार से 3 केजी अधिक है, तो इसका मतलब ई का भार तो क्लियर है, डी के भार से कितना केजी अधिक है? 3 केजी। तो इसका मतलब ई का भार कितना है? 71। जब डी का भार 68 है, तो ई का भार 71 आ जाएगा क्या? अच्छी बात है। फिर क्या कह रहा है, यही समझने की बात है, क्या बोल रहा है? ए को ए को प्रतिस्थापित कर दें किसके साथ? ए को अगर प्रतिस्थापित कर देते हैं तो बी सी डी ई, इसका मतलब ध्यान दो, यहाँ पे ई अलग कर दिया जा रहा है, ए की जगह पे किसको रखा जा रहा है? ई को। कह रहा जो एवरेज 80 था ना, वो 79 हो जाता। ध्यान से समझना, जहां पे यहाँ ए लिखा है, वहां पे क्या कर देते हैं हम लोग? ई कर देते हैं। बाकी के सभी व्यक्ति तो रहेंगे, बाकी के बी भी रहेगा, सी भी रहेगा, और आपका ये जो डी है ना, वो भी रहेगा। लेकिन फर्क इतना पड़ता है कि जो एवरेज 80 है वो 79 हो जाएगा। एक बात बताओ, आप ही लोग बताओ कि हम ना बताएंगे। अगर ए निकल गया और ई आ गया, तो जरा बताओ, ए जितना भी होता, समझना, ए जितना भी होता, अगर उतना ही भार का ई होता, तो क्या एवरेज में कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं फर्क पड़ता भाई, जितना गया उतना फिर से आ गया, नहीं फर्क पड़ता। लेकिन फर्क पड़ गया, कितने का पड़ गया? तो ध्यान दो, 80 से 79 हो गया, तो -1 हो गया क्या? अगर एक व्यक्ति में एक घट गया, तो चारों व्यक्ति में कितना घट गया? 4। इसका मतलब जो ई वाला आया है ना, ये ई वाला, वो ए वाले से 4 क्या है? छोटा है। ई ए से 4 छोटा है। अगर ई ए से 4 छोटा है, इसका मतलब विपरीत क्या होगा इसके? ए ई से 4 बड़ा होगा। यानी ए ने 4 ज्यादा लेके चला गया, इसी वजह से एवरेज में क्या हो गई? 4 की कमी हो गई। अगर ए और ई दोनों बराबर होता तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था भाई। अगर ऐसे समझो कि अगर ए का भार भी 71 होता, तो 71 गया और फिर उसकी जगह पे ई आ गया 71 ही, तो औसत पे तो कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन औसत 79 हो गया, फर्क पड़ गया, कितने का? 4 कम हो गया। तो इसका मतलब जो गया है ना, वो 71 से ज्यादा लेके गया है। 71 से ज्यादा वाला आंसर सही होगा, 71 से कम वाला तो गलत हो जाएगा। दो तो वैसे ही गलत हो जाते, ठीक है ना? और कितना ज्यादा लेके चला गया? 4 ज्यादा लेके चला गया, क्योंकि 4 की कमी हो जा रही है, तो एक बार कितना होगा? 71 4 75 की थी। बात समझ में आई क्या? यहां से समझाने का प्रयास किए हैं। अब बाकी लोग जो मेथड से लगाएंगे ना, वो बहुत आराम से गुणा कर करके लगाएंगे, कोनो दिक्कत नहीं है, बड़ा आराम से आता है, ठीक है? 84 में 3 से गुणा कर लेना, फिर ये बना लेना 80, 80 में फिर कितने से गुणा कर लेना भैया?
4 से गुणा कर लेना, तो जो 84 में 3 से गुणा किए रहोगे उसमें वो वाला योगफल इस वाले योगफल में से घटा लेना, तो डी आ जाएगा। जब डी आ जाएगा तो फिर तुलना कर दिया ई का कर लेना, और फिर ई बी सी डी का एवरेज में 4 से गुणा कर लेना। तो यहाँ पे ध्यान देना, बी सी डी का आप यहाँ से निकाल लोगे, बी सी डी का जब आप निकाल लोगे तो क्या करोगे, अच्छा ई का यहाँ आ जाएगा ना, ई के यहाँ रख दोगे तो ये आपका बी सी डी आ जाएगा, तो ये बी सी डी का मान इसमें रख दोगे तो वापस एक आ जाएगा। कितनी बार करना पड़ेगा, एक बार, दो बार, फिर घटाओगे 3 बार, फिर इसमें वैल्यू रखोगे, ठीक है, 4 बार, अब फिर वापस जाके यहाँ रखोगे 5 बार। 5 स्टेप करना पड़ेगा, जोड़ने घटाने वाला काम तब आपका आ जाएगा। जो लोग मेथड से समझना चाहते हैं बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बता दें क्या भाई? नहीं तो सिर्फ समझने की बात है, यहां तक तो खूब अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा, सिर्फ ये वाली लाइन समझना है बस। अगर ए और ई दोनों बराबर होता ना तो एवरेज में फर्क ना पड़ता, एवरेज में कम हुआ कि ज्यादा, अगर ज्यादा हो गया होता तो यानी ए ई से छोटा होता, कम हो गया तो इसका मतलब ए ई से बड़ा है। कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 ज्यादा ले गया, क्यों, क्योंकि इधर 4 की जब कमी हो गई तो 4 रुपया ज्यादा लेके चला गया, 4 रुपये उसमें बढ़ा दो ई वाले में, यानी ए का वैल्यू हो जाएगी 75, यानी 71 से तो बड़ा है। तो कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, 71 4 75। क्लियर है? उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा वो एक बार देख ले मैथड से, क्योंकि कुछ लोग इसमें मैथड्स वाले भी नहीं, बहुत हमको जो है ना कहेंगे कि पता नहीं क्या क्या बता दिए कि समझने में नहीं आया। ए प्लस बी प्लस सी, भैया इन तीनों का योगफल निकाल लो आप। 84 है, 3 से गुणा कर दो, 3 तो 12 की तो वहां से ले, 3 और 24 से कितना हो जाएगा, 25, 252 केजी हो जाएगा। डी को भी सम्मिलित कर लो, तो एक काम करो ना, ए बी सी प्लस डी, इसका एवरेज कितना है, 80 है, तो 4 व्यक्ति हो जाएगा, 8 चौ 32, 320 हो जाएगा क्या। अब एक काम करो, यहां से डायरेक्ट किसका निकाल लो भैया, डी का निकाल लो, किसका निकाल लो, डी का निकाल लो। इसमें से आप ध्यान दो, ए बी सी ये वाली वैल्यू दिया है 252, तो इसकी 252 रखोगे तो इधर आएगा, घट जाएगा, 252 घटा लोगे तो एक तो आपका 48 और एक आपका यहाँ का 20, तो कितना हो जाएगा 68 आ जाएगा ना। अब आगे प्रश्न में पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, भाई घटा लेना ये चीज, हम एक लाइन कट कर दिए, आप लोग घटा के लिख लेना। ई का भार डी के भार से 3 केजी ज्यादा है, तो इसका मतलब 3 बढ़ा दो 71 हो जाएगा क्या। अब जब इसकी जगह पे ई रख दिया जाता है तो ध्यान देना, ई प्लस बी प्लस सी और प्लस डी कितना हो जाता है 79, तो 4 ही व्यक्ति गुणा कर दो, 4 9 36 से हासिल 3 4 7 28 28 3 31। जरा मुझे बताओ, अगर ई का भार 71 है तो यहाँ पे 71 रख दोगे तो यहाँ से बी और सी और डी का मान आ जाएगा क्या, 71 इधर आएगा, घटेगा तो 6 में से 1 गए 5 होता है, और 31 में से 7 घटाते हैं तो शायद कितना होता है, 224 होता है ना भाई, 245 आ जाएगा। अब हमको निकालना है किसका, ए का, तो बी सी डी की वैल्यू हमने निकाल ली है कितना, 245, तो 320 में आपको 245 क्या करना है, घटाना है। जब घटा लोगे तो 10 में से 5 गए 5, एक बचेगा, 11 में से 4 गए 7, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। ऐसे आप करके लगा दोगे तो आपका ए का मान भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इतनी प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी, ठीक है। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ कल कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ोगे, कमेंट करके बता दो। दीप जी आपको चीजें समझ में आ रही भाई?
कमेंट करके जरा हमें बता दो भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, शाम को आपको 8 बजे टाइम मिलता है, आप 8 बजे फ्री रहते हो? 8 बजे आप ऐप खोल लिया करो, वहां टेस्ट ओपन होता है, ठीक है, आप टेस्ट दे लिया करो। देखो, टेस्ट देने से सभी को मैं बोल रहा हूँ, टेस्ट देने से दो चीज पता चलती है। एक, हमारी स्पीड बनती है। दूसरा, हमारे अंदर कमी क्या है वो, ये दोनों चीजें वहां से दूर होता है। आप लोग टेस्ट डेली दिया करो। आपके कहीं भी पढ़ोगे, कोई बताएगा ना, सब आपको ये बताएगा टेस्ट करे कि नोटिफिकेशन तो नहीं आता। भैया नोटिफिकेशन का वेट मत किया करो, ठीक है, नोटिफिकेशन का वेट मत किया करो। 8 बजे ऑलरेडी ओपन करोगे खुलेगा नोटिफिकेशन। ध्यान दो, कभी कभी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जैसे जब आप डाटा ऑन करोगे ना, जब भी जैसे देखो, एक तो हम टेस्ट अपलोड करते हैं आपका ऑलरेडी शाम को 8 बजे का टेस्ट होने वाला, तो हम कभी 7 बजे अपलोड करते हैं, कभी 7:30 बजे, कभी कभी तो 8 बजे से 2 मिनट पहले भी अपलोड कर देते हैं। तो नोटिफिकेशन का वेट मत किया करो, आप 8 बजे डेली ओपन कर लिया करो। डेली के काम है, 20-25 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे, सभी लोग सॉल्व किया करो। जिसके में नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, हो सकता है उसमें ओपन होने में समस्या हो, थोड़ा देर वेट कर लिया करो, 2-4 मिनट, अगर खुल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर बंद कर देना, ठीक है। अब आप कमेंट करके बताओ कल कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ोगे। देखते हैं आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो, फटाफट कमेंट करके बता दो। आप लोग नहीं कमेंट करोगे तो फिर हम अपने से उठा लेंगे चैप्टर अनुपात का। अभी एज संबंधी जो है ना, टाइम और डिस्टेंस बोल रहे हैं सन्नो, टाइम और डिस्टेंस, ठीक है भैया। और और लोग बताओ। एक लोगों ने कहा टाइम और डिस्टेंस पढ़ा दिया जाए। टाइम और डिस्टेंस में भी मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, बहुत मजा आएगा, क्योंकि वहां पे हमको एक तो औसत का रूल कुछ लगता है औसत वाले क्वेश्चन में, एक तो अनुपात का लग जाता है, ठीक है। अब खास कर तो आपका अनुपात लगता है। बस सिर्फ एक ही लोग पढ़ना चाहते हैं टाइम और डिस्टेंस, और बाकी लोग कुछ पढ़ने नहीं चाहते, कोई और जवाब ही नहीं दे रहा। दीप बोल रेशियो भैया पढ़ा चुके हैं एक बार, अभी जस्ट हम खत्म किए हैं। आप पढ़ लो, फिर से हम रिपीट करके बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है। पहले इन सारे चैप्टरों को एक बार पढ़ लो। रेशियो सबसे पहले ही हमने स्टार्ट किया था। टाइम और डिस्टेंस पढ़ा दिया जाए। चलो अच्छी बात है, सब लोग सहमत हो। प्रॉब्लम किसी को नहीं प्रॉब्लम होगी, चाहे रेशियो आप पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, हम चीजें आपको समझाते चलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो लोग रेशियो नहीं भी पढ़े हैं ना, तो वहां से हम थोड़ा सा आपको बैक आके 2 मिनट टाइम देकर समझा दिया करेंगे, ठीक है। क्योंकि रेशियो के सारे नियम थोड़ी ना लगते हैं वहां पे, पूरा रेशियो के चैप्टर उठा के मैं नहीं लगेगा, आपको सिर्फ रेशियो लगेगा। रेशियो में जो चीजें हैं, मेन पॉइंट जो रेशियो का बेसिक होता है वो आपको लगाना है वहां पे। तो कल हम स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम और डिस्टेंस, ठीक है। टाइम और डिस्टेंस के बाद दीप की इच्छा पूरी कर दी जाएगी। तो रेशियो में पढ़ना चाहते हैं तो रेशियो में एक चैप्टर हम स्वयं से ले रहे हैं, एज संबंधी क्वेश्चन जो आता है उम्र संबंधी, वो चैप्टर हम टाइम और डिस्टेंस के बाद पढ़ा देंगे। दीप जी का ये रेशियो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूरा रेशियो ही लगाना है, तो वहां से हम लोग रेशियो क्लियर कर देंगे इनका, ठीक है। तो इसके बाद टाइम और डिस्टेंस हम लोग कल से पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एज संबंधी क्वेश्चन। एज संबंधी क्वेश्चन ज्यादा दिन क्लास नहीं चलेगा, क्योंकि रेशियो पढ़ा चुके हैं, रेशियो पे आधारित होता है, उसको बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है। सब लोग अच्छे से तैयारी करो भैया, टेस्ट सब लोग डेली दिया करो, ठीक है। बाकी चीजें आप लोग जानते ही हो। यूट्यूब का चैनल जो है ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर लो, धीरे धीरे जो भी जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी अच्छी बात है, ठीक है। और आप लोग कमेंट कर दिया करो, डेली बोलते हैं, ठीक है। जो चीजें नहीं समझ में आती है कमेंट कर दिया करो, जो चीज आपको नहीं पसंद है वो भी कमेंट कर दिया करो। कमी को तो जरूर बताया करो, जैसे हमारे अंदर कोई कमी, अगर हम कोई चीज आपको नहीं समझा पा रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज को जरूर बताया करो। ऐसा मत सोचा करो कि ये पढ़ाते हैं हम क्यों बोले इनको, नहीं। अगर कमी है तो आप लोग बता सकते हो कि हाँ आप इस चीज को ऐसे करिए तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इस ये सारी चीजें आप लोग
शेयर किया करो, ठीक है। जैसे हम आपकी कमियों को बताएंगे कि आप इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से सॉल्व करो, तो उस तरीके से आप भी हमें बता सकते हो कि हाँ सर अगर इस तरीके से पढ़ो ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो उस चीज को हम अप्लाई करके देखेंगे कि हाँ कितने लोग का उसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? क्लास बंद की जाए? चलो ठीक है।